चलिए नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास 10 का ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप लोग को बता दें कि अभी जो आप लोग को जो नजदीक में जो एग्जाम होने वाला है, जो बोर्ड परीक्षा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आगामी एग्जाम जो है, वो बहुत ही उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। हम आप लोगों के पास बहुत सारे मॉडल पेपर बनाए हैं और सभी मॉडल पेपर हम आप लोग को बारी बारी से बताते जाएंगे। अभी हम आप लोगों को जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो सेक्शन ए का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा और वो सेक्शन बी, सी और डी ये तीनों बारी बारी से देखिएगा, जो कि हम आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ बोर्ड के द्वारा बोर्ड पर जाकर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देंगे। अभी हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न जो दिया हुआ है उसको देखिए। तो इसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ उस प्रश्न को देखिएगा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। बताइए, इस प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सा होगा। प्लस माइनस 3, बी में दिया हुआ प्लस माइनस रूट 3, 3 या 3। दोनों जगह थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 3 और एक जगह होगा -3, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ। हम लोग को ये देखना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग को बता दें कि इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन सा। इसका आंसर होगा बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। अब हम जानेंगे कि बी होगा तो कैसे होगा। चलिए थोड़ा सा जानकारी हम आप लोग को बता दें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जो ऑप्शन दिया वही ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में डाल के देखेंगे, और अगर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 अगर आ जाएगा तो समझिएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है। जैसे देखिए, ऑप्शन मेरे पास 4 दिया हुआ। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर इजी तरीके से देखना चाहते तो ऐसे देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे। सो देखिए, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 3 दिया हुआ बराबर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर अगर 3 के बराबर के ए साइड लेकर आते हैं तो प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक। अब हमको x का मान अगर चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को, ये स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको हम लोग बराबर के दूसरे साइड लेके आएंगे तो 3 को क्या करेगा, रूट में कर देगा। क्या कर देगा? रूट में। और रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों रखता है। इसका मतलब कि जो इसका आंसर जो होगा, है ना, इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? बी होगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न मेरा सोल्व हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ कि बिंदु 3 -2 एवं -5 -2 का चतुर्थांश होगा। आप लोग को अगर जानकारी होगा चतुर्थांश के बारे में तो ऐसा समझ सकते हैं। चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा चतुर्थांश का जानकारी दे देते। इस तरह से 2 लाइन होता है। ये होता है y और ये होता है मेरा x होता है। क्या होता है? x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक। यहाँ जो होता है फर्स्ट में ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, है ना, ये होता है थर्ड और ये होता है मेरा फोर्थ। चलिए ठीक। आप लोग को बता दें कि फर्स्ट में जो होता है वो प्लस और प्लस दोनों क्या होता है, प्लस प्लस में ही रहता है। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में ऐसा होता है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, पहला होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। ठीक। तीसरा में क्या होता है कि माइनस और माइनस दोनों क्या रहता है, माइनस में रहता है। चौथा में क्या रहता है कि पहला रहता है माइनस में और दूसरा रहता है प्लस में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा है। तो चतुर्थांश का जो पैटर्न है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। ये कक्षा 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके आधार पर हम लोग को क्या बोला है कि 3 -2 और -5 और -2 का चतुर्थांश हो। कौन सा चतुर्थांश होगा? अब हम लोग को इसमें बोल रहा है कि इसमें जो होगा वो कौन सा चतुर्थांश होगा। पहला होगा, दूसरा देखो पहला में लिखा हुआ 1 और 2, दूसरा में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 3 और 4, सी में लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा, और डी में लिखा हुआ है दूसरा और चौथा। हम लोग क्या करेंगे, इसका खाली सिर्फ साइन लेंगे। ये दोनों अंक आप जो देख रहे हैं, दोनों अंक, ये दोनों अंक का क्या करेंगे हम लोग साइन लेंगे और देखेंगे किस चतुर्थांश का है। तो अगर इसका साइन लेते तो 3 क्या चीज में, प्लस में, तो प्लस में, और 2 क्या चीज में है, माइनस में। क्या है? माइनस में। चलिए ये हो गया। दूसरा जो है -5, यानी 5 का हम लोग सिर्फ साइन लेंगे, तो साइन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 का भी साइन लेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों अंक जो दिया माइनस में दिया हुआ है ना। तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, तो कौन कौन सा चतुर्थांश? तो पहला वाला ये देखिए, ये वाला जो मिलता है दूसरा से मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है किससे मिल रहा है, तीसरा से मिल रहा है।
तो ये तीसरा, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा दूसरा और तीसरा होगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो होगा, जिसमें जिस ऑप्शन में होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से दूसरा नंबर आप समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आप देखिएगा तो लिखा हुआ √5 किस प्रकार की संख्या है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त किया जा सकता है वो सभी के सभी संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। जैसे हम रूट अंडर में हम लोग क्या कर दिए, 4 डाल दिए। तो 4 अगर कोई बोलेगा बताइए 4 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग बोलेंगे 4 जो है रूट अंडर जो 4 दिया वो परिमेय संख्या। को बोलेगा ऐसा क्यों, तो इसको हम बताएंगे कि देखिए 4 का अगर गुणनखंड करते तो 2 गुने 2 होगा, और इसका जोड़ा लग जाएगा। जोड़ा जब लग जाएगा तो रूट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगर रूट से जो संख्या पूरा सभी के सभी बाहर हो जाता है तो ऐसे संख्या को ही बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्गमूल। यानी पूर्ण वर्गमूल मन पूरा के पूरा इसका वर्गमूल हो जाता है और सभी के सभी अंक इससे क्या होता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के संख्या को ही बोला जाता है पूर्ण वर्गमूल। बताइए अगर इसी तरह से 5 जो दिया हुआ √5 दिया हुआ, क्या बाहर निकलेगा सारा अंक, नहीं, क्योंकि 5 का जोड़ा लगेगा ही नहीं ना, इसका गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में, जितने भी संख्या के ऊपर रूट लगा दिया जाए और अगर उसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा तो सभी के सभी संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चौथा देखिएगा आप लोग, तो चौथा नंबर में क्या देखते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल होगा। अब बताइए 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग इसको क्या करें, गुणनखंड के रूप में होगा। इस तरह का प्रश्न हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। 140 अगर इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग 5 से लगाते हैं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 2 5 और कितना आता है, 7 आता है। हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आ रहा है ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, तो देखिएगा ये पहला से ही मैच कर रहा है। देख रहे हो आप लोग, पहला से ही मैच कर रहा है। तो इस तरह से चौथा नंबर का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला होगा। और 3 जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है कि समीकरण 5x प्लस
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला देखिएगा तो लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसी तरह से बी आप देखिएगा, सी देखिएगा और डी देखिएगा। हम लोग को प्रश्न में पूछा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि इसमें से जो है, इसमें आप देखिएगा तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में 3 है। कौन कौन सा है तो देखिएगा, आपका ए भी द्विघात समीकरण है, देखिएगा ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें जो द्विघात समीकरण नहीं है वो डी है। तो प्रश्न पूछने का थोड़ा सा तरीका इसमें गलत है। प्रश्न में यह होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी। डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ अदि, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अदि ए पी 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 के लिए सार्वअंतर क्या होगा। बताइए इसका सार्वअंतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सार्वअंतर निकालने के लिए तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक, तो इसमें देखिएगा ए मेरा हो गया A1 और ये है मेरा A2। तो हम लोग देखेंगे ये मेरा अगला हो गया A3 और उसके अगला हो गया A4। हम लोग दो ही से हम लोग निकाल सकते हैं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ, यानी A2 दिया हुआ है। अगर ये दोनों का हम लोग भिन्न के घटाव बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका भिन्न का घटाव निकालिएगा तो आप लोग को बता दें, इसको अगर सोल्व कर लीजिएगा तो इसमें आ जाएगा -2/2 आ जाएगा। और 2 और 2 कट जाएगा तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तब देखिएगा इसमें -1 कौन सा होगा। तो -1 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ, यदि एपी 2 7 12 का 10वां पद होगा। बताइए इसका 10वां पद क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग इसका 10वां पद हम लोग निकालते हैं। तो इसका 10वां पद क्या होगा, तो देखिएगा तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ए 10 बराबर क्या होता है, लिखेंगे ए प्लस क्या हो जाएगा 9D। इस फार्मूला पर हम लोग बना देंगे। लेकिन इस फार्मूला पर अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा हम लोग को इसमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, डी का जरूरत पड़ेगा। यहाँ डी लिखा हुआ डी का जरूरत पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 7 में हम लोग क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, लिखेंगे 7 - 2, क्योंकि डी निकालने का यही तरीका है, क्योंकि 2 है सो मेरा A1 है, 7 जो है A2 है और 12 है वो क्या है A3। तो डी बराबर क्या था, A2 माइनस A1। तो 7 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अभी ए है तो ए बोलिए या A1 बोलिए, कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे प्लस 9 और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 5 दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 47 यानी 47 आ जाएगा। ठीक है, तो 47 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो 47 देखिएगा आपका सी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर देखिएगा। अब 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप लोग को बता दें कि सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 18 मीटर और 16 मीटर है। तो बता देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, फॉर्मूला देखिएगा, यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वो आप लोग को पता होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये होता है फार्मूला। D का मतलब होता है डायगोनल और डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, तो हम लोग के पास 2 विकर्ण दिया हुआ है। देखिएगा कि इसमें जो दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा आप इसको देखिएगा, इस जगह पे एक दिया 18 और यहाँ दिया हुआ है कितना 16 दिया हुआ है। क्योंकि अभी लिखे तो इसके ऊपर आ गया, इसलिए आप लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन 18 मीटर दिया, 16 मीटर दिया हुआ है। तो एक विकर्ण है 18 मीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 16 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे, इस फार्मूला में। तो अगर इसका वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, सो देखिएगा
ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो देखिएगा इसमें होगा, लिखेंगे 1/2 इंटू 18 इंटू कितना लिखेंगे 16। अब 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाता है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों को अगर गुना करते हैं, 9 और 16 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 और 9 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 144 मीटर स्क्वायर। 144 मीटर स्क्वायर किसमें, अब देखते हैं 144 मीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है वो देखिएगा पहला में ही दिया हुआ है, यानी फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न अगर हम लोग समझेंगे तो 13 नंबर प्रश्न में आप लोग देखिएगा लिखा वाई एच का समीकरण। अब आप लोग को बता दें कि कभी भी समीकरण में जिस एच के बारे में बोलेगा वो हमेशा उसका दूसरा जो अक्ष का वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसे कहने का मतलब कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में 2 एच हमेशा हम लोग पढ़े हैं या जानते हैं। एक होता है एक्स एच, एक होता है वाई एच। जैसे आप लोग को समझा दे कि 2 एच होता है, एक इस तरह से अगर हम लोग लाइनिंग लेते हैं तो एक ये होता है वाई और ये आपका होता है एक्स। तो ये 2 एच हम लोग के पास होता है, ये होता है एक्स एच, ये होता है वाई एच। अगर वाई एच के बारे में बोलेगा तो एक्स एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर एक्स एच बराबर बोलेगा तो एक्स एच के बारे में बोलेगा तो वाई एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां जिक्र किया है वाई एच का, तो वाई एच का वैल्यू, वाई एच का जिक्र किया इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि एक्स का वैल्यू 0 किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ, एक्स बराबर 0 दिया हुआ है। अगर इसी जगह पे देखिएगा, यहां समझिएगा, अगर इस जगह पे अगर यहां रहता, क्या रहता, एक्स अगर रहता लिखा हुआ रहता एक्स एच का समीकरण, तो इसका मतलब इसमें y का समीकरण, तो y का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, तो y का वैल्यू हो जाता 0। लेकिन यहाँ वाई एच का जिक्र किया गया है इसलिए एक्स एच का वैल्यू कितना होगा, 0, और यही इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एच पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होता है, यानी एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होता है। किस रूप में होता है, अभी हम आप लोग को जस्ट बताएं कि जिस यक्ष के बारे में बोलेगा उसका दूसरा चरण लेंगे तो दूसरा यक्ष जो हो जाएगा 0 होगा। जिस यक्ष के बारे में जिक्र किया जाएगा उसका यक्ष वही रहेगा, यानी जिसका जिक्र किया जाएगा वो वही लिखाएगा। जैसे एक्स अक्ष के बारे में बोला तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई अक्ष का इसमें जिक्र नहीं है इस प्रश्न में, इसलिए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है एक्स एच, तो एक्स एच बोला है, इसका मतलब एक्स एच की जगह एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई एच बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये किससे सुटेबल करता है, यानी किसमें इमेज करता है। तो देखिएगा इमेज किससे कर रहा है, सी से कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो 10a का मान क्या होगा। हम लोग को 10a का मान निकालने बोल रहा है। आप लोग को बता दें कि इस तरह के एक्सरसाइज को, यानी इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सीखे हैं, एक समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम लोग बोलते हैं पी, है ना, और कर्ण को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर। तो देखिएगा पी बराबर दिया हुआ है 3, तो ये मेरा लंब है, और हाइपोटेनियस कर्ण दिया हुआ है 4। हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, आधार निकालने बोल रहा है, ये वाला निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा तो आधार बराबर फार्मूला, तो आधार को हम लोग बोलते हैं बी, तो बी बराबर, आधार बराबर होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके ऊपर अगर मान बैठा देते हैं तो देखिएगा हम लोग मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक, तो √7 आ जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू मेरे पास आ गया, कितना आ गया, √7 आ गया। कितना आ गया, √7। हम लोग को निकालने क्या बोला है, 10 निकालने बोला है, तो 10 निकालने बोला तो हम लोग 10 निकालते हैं। ठीक है, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला होता है, देखिएगा 10 ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार होता है।
तो लंब मेरा कितना दिया हुआ, तो लंब हम लोग को दिया हुआ है 3, क्योंकि अभी हम आप लोगों को बता दें। और आधार कितना, तो आधार हम लोग कितना निकालें, √7 निकालें। तो देखिए 3/√7 किसमें है, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में, किसमें है, सी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर होगा। इसमें किसका बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, या 0 होगा। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 को कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 9 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 9 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां से बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बच जाएगा। ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग जानते होंगे। तो यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिएगा 9 जो है मेरा बी में है। किसमें है, बी में। चलिए देख लीजिए सही से, तो किसमें है, इसमें है, मेरा दिया हुआ है बी में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, सो देखिएगा 17 नंबर में दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर कोस ए हो तो ए का मान क्या होगा, बताइए। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय वैल्यू है जिसमें साइन का और कोस का दोनों का मान सेम होता है, तो बताइए 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, उसके बाद यहां दिया हुआ है क्या, यहाँ 8 दे दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। बताइए इसमें कौन सा ऐसा मान होता है जिसमें दोनों का जो वैल्यू होता है इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। 30 डिग्री में तो नहीं होगा, 0 डिग्री में भी दोनों का नहीं होता है। देखिएगा यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा क्या है इसको बता देते हैं। ये जहां 8 लिखा हुआ है, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ जो होगा तो देखिएगा किस वैल्यू में होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों का जो वैल्यू होता है इक्वल होता है। इक्वल इसलिए होता है कि देखिएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो ये दोनों में ही यानी साइन 45 और कोस 45 दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है 45 डिग्री में, 1/√2। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। क्या होगा, सी नंबर होगा। लेकिन यहाँ मिस प्रिंट क्या कर दिया, 8 डिग्री कर दिया, इस जगह पर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 90 डिग्री का मान होगा, यानी इसका क्या मान होगा, बताइए 10 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप लोग बताइए 90 डिग्री का 10 का मान क्या होता है। तो लिखा हुआ है 1 0, है ना, इनमें से कोई नहीं या अपरिभाषित। देखिए इसको निकालने का थोड़ा सा तरीका भी बता देते हैं। अगर हम लोग को बोल रहा है, देखिएगा बता रहे हैं, जैसे अगर साइन 90 डिग्री बटा कोस 90 डिग्री, क्योंकि ये 10 90 डिग्री का निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना, 1, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये दोनों अगर सोल्व किया जाएगा क्या होता है, इसको बोलते हैं इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड है, तो अपरिभाषित होता है। इस तरह से कंडीशन में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा सी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न बहुत आसान है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का हम लोग को डायरेक्ट इसमें फार्मूला पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखा px के शून्यकों की संख्या। अब इस ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, तो इस ग्राफ में आप देखिएगा तो ये लाइन जो दिया हुआ है, जो इस तरह से जो लाइन गया है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, वो देखिएगा कि x वाला लाइन को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो इसमें कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, दिया हुआ 1, यहाँ जगह 2, है ना, 2, यहाँ जगह 3, यहाँ कितना जगह 4। तो इसका मतलब x वाला लाइन को कितना बार, 4 बार। जैसे एक बार यहाँ
एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4 बार। तो 4 बार, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। कौन सा होगा? 4, क्योंकि हम लोग पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछ रही थी। तो हम लोग को ये पूछ रहा था कि एक्स को लाइन कितना बार काट रहा है, तो एक्स को लाइन 4 बार काट रहा है। ठीक है, अगला 21 नंबर। अब 21 नंबर देखिएगा। ठीक है, 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होती है। बताइए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? तीसरी भुजा से छोटा होता है, बड़ा होता है, या ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। आप लोग इसको प्रश्न पर अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो सकता है इसका, सो बताइए आप लोग। तो देखिए, इस प्रश्न बहुत ही आसान सा है। अगर दो भुजाओं को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है वो देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब लिखा हुआ यदि पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला समझ लीजिए इसे कि पी ई नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस पी ई हाँ। तो हम लोग हाँ के लिए निकाल रहे हैं, तो इतना। अब हम लोग इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस 0.05। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 0.95। 0.95, तो 0.95 किस में? तो देखिएगा 0.95 इसमें दिया हुआ है, तो इसको चलिए समझ दिखा देते हैं। तो 0 पॉइंट क्या आया? 0.95। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब लिखा किसी घटना की प्रायिकता होती, किसी घटना की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? किसी घटना की प्रायिकता जो होता है, तो हम आप लोग को बता दें, किसी घटना की प्रायिकता एक या एक से छोटी हो सकती है, या एक के बराबर हो सकती है, लेकिन एक से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, एक या एक से छोटी या एक के बराबर यही हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जो होगा वो एक होगा, है ना, या एक से बड़ा होगा, होगा क्या? नहीं, एक से छोटा होगा, या एक के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता। अब बताइए, एक पासा को अगर एक पासा को अगर फेंका जाएगा तो 8 आने की प्रायिकता क्या है? तो बताइए, एक पासा में जो होता है वो 1 से लेके 6 तक ही होती है, 1 से लेके 6 तक होती है। हम लोग को निकालने क्या हो रहा है? 8। तो 8 उसमें रहती नहीं, क्योंकि एक पासा जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 तक का ही अंक उसमें होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसमें 6 तक का ही अंक होती है, और हम लोग को पूछा जा रहा है 8 आने की प्राय, तो इसमें 8 होती नहीं, तो ये असंभव घटना है। और असंभव घटना का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 25 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सो देखिए कि यदि 2m प्लस 2, 2m प्लस 5 एंड 6m एपी में हो तो m का मान होगा। बताइए m का मान क्या होगा, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। तो m का मान क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, सो देखिएगा। हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखेंगे। सो देखिएगा, लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये कंडीशन पर हम लोग बना देंगे। ठीक है, इस कंडीशन पर बनाएंगे। तो देखिए, a मेरा है a1, ये जो है दिया हुआ है ये मेरा है a2, और ये दिया हुआ है जो 6m है ये है मेरा a3 दिया हुआ है। ठीक है, a3 दिया हुआ है। तो हम लोग इस पर अगर बनाते हैं तो देखिएगा, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2m
प्लस 5 माइनस यहां दे देंगे, लिखेंगे 2m प्लस 2 इतना देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे हम बराबर दे देंगे। अब लिखा हुआ है A3, तो A3 कितना 6m है, तो 6m है ना। फिर माइनस देंगे हम लोग, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे A2 कितना दिया हुआ है 2m, उसके बाद क्या है 2m प्लस 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से तो देखिएगा ये दोनों माइनस में हो जाएगा। आप इसको देख रहे होंगे, अगर इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं माइनस से तो ये और ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से अगर हम लोग घटाने 5 में से, अगर ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, डायरेक्ट बता रहे हैं। उसके बाद इधर से हो जाएगा क्या, इसमें घट जाएगा तो 6 में से 2m जाएगा तो कितना बचेगा 4m बचेगा, है ना। ये भी माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस में यहाँ 3 है, कितना है 3 दिया हुआ है, और 3 हाँ 5 दिया हुआ है। ठीक है, कितना 5 है, तो ये 5 है आपका, 5 है तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या चीज होगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। अब ये माइनस में 5 बचेगा, ठीक है, ये माइनस में बचेगा, माइनस है। अगर इसको हम लोग बराबर के साइड लेके आते हैं तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, सो देखिएगा तो टोटल ये हो जाएगा 8 बराबर 4m। m से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, m बराबर जो होगा क्या होगा 2 होगा। आप लोग कॉपी पर बना के देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा, बी होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर में दिया हुआ है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 5 हो गया 1 2 3, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोल रहा है तो हो जाएगा 2 3 5 7 और हो जाएगा 11। ये 5 अभाज्य संख्या, इन सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। बटा में क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 5। अब सबको जोड़िए, तो 2 3 कितना हो गया 5 और 5 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और 11 17 और 11 हो जाएगा कितना 17 और 11 हो जाता है 28, बटा में हो गया 5। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 5 25 पॉइंट, और यहाँ कितना बचे 30 6 5 30 यानी 5.6। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ये होगा, ये वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ कि 6 9 5 9 8 9 7 9 का बहुलक है। तो बहुलक हम लोग बोलते किसको है, तो बहुलक बोलते जो सबसे अधिक बार आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही क्या कहलाती है, बहुलक। तो इसमें देखिएगा सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आती है, तो सबसे अधिक बार जो आया है 9 आया। एक 9 यहाँ दिया हुआ है, एक 9 इस जगह पे है, एक 9 यहाँ दिया हुआ है और एक 9 यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से सबसे अधिक बार जो आती है वो 9 आती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। क्योंकि जो सबसे अधिक बार जो अंक आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 9 यानी डी। 28 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 7 10 2 3 1 9 5 की माध्यिका होगी। इसका माध्यिका निकालने हम लोग को बोला जा रहा है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, इन सभी अंकों को आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन सा, 1 है। 1 के बाद कौन सा होगा, 1 के बाद 2 है। 2 के बाद कितना है, 3 है। 3 के बाद फिर कौन है, 3 के बाद दिया हुआ है 5। 5 के बाद कौन सा होगा, 7। 7 के बाद कौन सा है, 9। और 9 के बाद कितना है, 10। तो इस तरह से टोटल कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखिएगा, अगर माध्यिका अगर निकालना है तो अगर सम संख्या होता है तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, विषम संख्या का अलग फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि ये अंक जो है n बराबर जो आ गया वो क्या आ गया 7, तो क्या है 7 क्या है विषम संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सो देखिएगा माध्यिका बराबर हम लोग लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 में पद, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, n के जगह लिखेंगे 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो डायरेक्ट हो जाएगा 8/2 और काट देंगे कितना 4 बार में कट जाएगा। तो चौथा पद में कौन आता है, देखिए चौथा पद में कौन आता है 1 2 3 4, तो चौथा पद में कौन आता है 5 आता है, कौन आता है 5, तो ऑप्शन में 5 किस में दिया हुआ ए में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 29। प्रश्न नंबर 29 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, कितनी होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा, सी होगा। अब कैसे होगा वो देख लीजिए। जैसे एक वृत्त सबसे पहले हम लोग छापते हैं, एक वृत्त को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा समांतर बोल रहा है, तो समांतर लाइन उसको हम लोग बोलते हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। तो इस तरह से 2 हो सकता है। तो एक वृत्त में जो समांतर स्पर्श रेखाएं होगी वो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 29 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है सो देखते हैं। 30 नंबर में दिया हुआ है कि एक घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए घन का आयतन बराबर जो होता है वो हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए घन का आयतन बराबर जो फार्मूला होता है ए क्यू होता है। क्या होता है ए क्यू होता है। इसी पर हम लोग मान निकालेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे आयतन दिया हुआ है 64 बराबर, हम लोग इधर लिखेंगे ए क्यू, सेंटीमीटर हम लोग बाद में बैठाएंगे। ये क्यू को अगर हम लोग बराबर के दूसरे हिस्से तरफ लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं, तो इसको क्या करेगा, तो ए बराबर जो हो जाएगा अकेले हो जाएगा और 64 के ऊपर में क्या हो जाएगा रूट डाल देगा, यानी घनमूल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 64। आप लोग को बता दें कि 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4। क्या होता है 4 होता है। तो इस देखेंगे कि ऑप्शन में कि 4 किस में है, तो 4 देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी होगा। इस तरह से आपका सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका पीडीएफ के रूप में भी मेरे चैनल के द्वारा ले सकते हैं और अपना तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।